आज का चैप्टर एड्रिनल ग्लैंड है। यह किडनी से जुटा हुआ रहता है, इसलिए इसे एड्रिनल ग्लैंड, इसका पोजीशन किडनी के ऊपर है, इसलिए इसे सुप्राडीनल ग्लैंड कहते हैं। यह डक्टलेस ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये अपने हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड में पार करता है। एड्रिनल ग्लैंड को सर्वप्रथम यूस्टेशियस नामक वैज्ञानिक ने देखा था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके लाइफ टाइम में इसका कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। उनके मरने के बाद इसको पहचाना गया और इसे एक इंडिपेंडेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, सेल्फ एंडोक्राइन ग्लैंड माना गया। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पीला रंग का दिखाई देने वाला ग्लैंड है। दोनों किडनी पे एक एक ग्लैंड पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति एक्टोमेसोडर्म से है। जैसा कि हम जानते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड में मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। बाहरी पीला रंग के पार्ट को एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं और मिडिल भीतरी भाग को एड्रिनल मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स की उत्पत्ति मेसोडर्म से है, एम्ब्रायनिक मेसोडर्म से डेवलप करता है, जबकि एड्रिनल मेडुला ये न्यूरल क्रेस्ट से डेवलप करता है। न्यूरल क्रेस्ट वो एम्ब्रायनिक सेल हैं जो न्यूरॉन या नर्व सेल का निर्माण करती हैं। मेडुला यह न्यूरोनल पार्ट है, नर्वस पार्ट है ये, इसलिए इनका निर्माण न्यूरल क्रेस्ट से हुआ है। इस प्रकार हम देखें तो इसकी भी उत्पत्ति डुअल है, बाहरी कॉर्टेक्स का मेसोडर्म से और इसके नर्वस पार्ट का मेडुला का एक्टोडर्म से, न्यूरो एक्टोडर्म से। मैमल के केस में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड का मॉडिफिकेशन हुआ है। पहली बात यह है कि यह एड्रिनल ग्लैंड एक कैप्सूल के रूप में घिरा हुआ रहता है, कैप्सुलेटेड होता है। दूसरी ये बात कि इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला सेपरेट हो जाते हैं कंप्लीटली। यह सेपरेट कॉर्टेक्स मेडुला अरेंजमेंट ये मैमेलियन ग्रुप के लिए एक एडवांस फीचर है। इसमें कॉर्टिकल सेल्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फुल फ्लेज वर्क करते रहते हैं। साथ में ये भी कहना बहुत ज़रूरी होगा कि एड्रिनल ग्लैंड में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मेडुला का नहीं। क्योंकि मेडुला जो हार्मोन बनाता है वो उस हार्मोन की प्राप्ति मस्तिष्क से भी, ब्रेन से भी हो जाती है, लेकिन जो हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाता है उसकी प्राप्ति कहीं से नहीं हो पाती। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन रिलीज करता है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम करता है। आप सोचिए कि अगर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस यानी वाटर सॉल्ट का बैलेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा? डेथ हो जाएगा, सारी फिजियोलॉजी इंटरप्ट हो जाएगी। एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ही तो होमियोस्टेसिस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल टास्क होता है इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए, मेल इंटरनल के लिए, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स करता है।
इसीलिए कहा गया है कि अगर एड्रिनल मेडुला को रिमूव कर दिया जाए तो शरीर के ऊपर कोई आघात नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स को रिमूव कर दिया गया तो शरीर पर आघात पहुंच जाएगा, क्योंकि वो वाइटल फंक्शन करता है। ये है इसकी विशेषताएं। जो कैप्सूल से ये ढका रहता है वो कैप्सूल वसा का बना होता है, यानी एडिपोज टिश्यूज का। वसा के बनने के वजह से इस ग्लैंड को कुशन प्रोवाइड होता है, यानी बाहरी आघातों से इसकी सुरक्षा होती है। और वसा का काम इंसुलेशन भी है, वो इस ग्लैंड को इंसुलेट भी करता रहता है, ताप भी पहुंचाता रहता है। ये है इसकी विशेषताएं। कॉर्टेक्स बाहरी हिस्सा है। ACTH जो कि पिट्यूटरी के एडिनोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस हार्मोन, ACTH RF रेगुलेटिंग फैक्टर। ये एक्ट करता है पिट्यूटरी के डिस्टल पार्ट से, पास डिस्टली से। वहाँ एडिनोकॉर्टिकोट्रॉप सेल ACTH रिलीज करता है। ये ACTH एडिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। एडिनल कॉर्टेक्स अपने हार्मोन को इसके इन्फ्लुएंस में रिलीज करते हैं। हिस्टोलॉजिकली अगर देखें तो यह कॉर्टेक्स पार्ट 3 जोन में बटा होता है, 3 एरिया में बटा होता है। कैप्सूल के जस्ट बाद वाला एरिया ग्लोमेरुलर होता है, इसे हम जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। उसके बाद वाला बल्क पार्ट, मिडिल पार्ट जो कंपैक्ट होता है उसको जोना फेसिकुलेटा कहते हैं, फेसिकुलेटेड मसल पार्ट। उसके बाद जो इसका इनर मोस्ट पार्ट है कॉर्टेक्स का, उसे हम जोना रेटिकुलरिस कहते हैं। रेटिकुलम का अर्थ होता है जाल, यानी यह एपिथेलियल सेल्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और एक नेटवर्क बनाती हैं। ये 3 जोनेशन है कॉर्टेक्स का, और ये तीनों जोन अलग अलग हार्मोन को रिलीज करती हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा यह एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है किडनी ट्यूब्यूल में, बॉडी में, टिश्यू फ्लूइड में, जिसे हम यानी वाटर और सॉल्ट का अपटेक करता है, जिसे हम मिनरल मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसीलिए जो हार्मोन ये रिलीज करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसका नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। उसके एग्जाम्पल हो गए एल्डोस्टेरोन, जोना फेसिकुलेटा। यह जो हार्मोन रिलीज करता है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स नाम। ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ग्लूको यानी यह कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसके जो एग्जाम्पल हो गए हार्मोन के, वो हो गए कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल नाम बहुत कॉमन है। कॉर्टिसोल के अंदर का डेक्सामेथाजोन वगैरह की दवाइयाँ आती हैं मेडिकल स्टोर में, इंजेक्शन आती हैं डेकाड्रोन के नाम से, डेक्सामेथाजोन के वजह से। यह अक्सर अर्थराइटिस वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में, गाउट्स में वगैरह यूज़ करते हैं इसे। यह ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जोना रेटिकुलरिस यह सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। सेक्स एस्ट्रॉइड्स
ये जो ना रेटिकुलरिस जो 6 एस्ट्रॉयड रिलीज करते हैं, यह इनएक्टिव फॉर्म होते हैं, रिकर्सस फॉर्म में ये रिलीज होते हैं, जिनका इस्तेमाल बाद में मेल और फीमेल गोनेड करते हैं अपने सेक्स हार्मोन बनाने के लिए। कॉर्टिकॉइड्स, चाहे वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो, चाहे वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो या सेक्स एस्ट्रॉयड्स हो, ये तीनों ग्रुप एस्ट्रॉयड्स होते हैं। जैसा कि मैंने बताया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से कि एस्ट्रॉयड्स हार्मोन्स डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर जाते हैं। इनका शॉर्ट रूट होता है, इनकी डायरेक्ट एंट्री होती है, इसमें कोई सेकेंड मैसेंजर की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनका एक्शन फास्ट होता है। एड्रीनल मेडुला की बात करें तो एड्रीनल मेडुला में क्रोमाफिन सेल्स पाए जाते हैं जो क्रोमियम साल्ट से रिएक्ट करता है, इसलिए इसको क्रोमाफिन सेल्स कहते हैं। इसके अलावा यहाँ नर्व प्लेक्सेस होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स जो 10th लंबर और फर्स्ट 10th ये मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि नर्व प्लेक्सेस के साथ साथ यहाँ पर ब्लड साइनसेस भी होती हैं, और इस ब्लड साइनसेस में ये हार्मोन अपना पावर कर देते हैं। एड्रीनल मेडुला जो हार्मोन बनाता है मुख्यतः 2 प्रकार का हार्मोन है। एक है नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन, दूसरा ग्रुप है एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन। इन दोनों ग्रुप ऑफ हार्मोन में 2 अमीनो ग्रुप होता है, इसीलिए इनको कलेक्टिवली कैटेकोलामाइंस कहते हैं। जब इसकी बायोसिंथेसिस की बात करते हैं तो ये हार्मोन फिनाइलैलानिन के बाद टायरोसिन, टायरोसिन के बाद डोपामिन, डोपामिन के बाद नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन, और नॉरएड्रेनालिन वेरी शॉर्ट स्टे होता है, ये कन्वर्ट कर जाता है एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन। एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन का जो रेशियो है क्रोमाफिन टिश्यूज़ में वो 3:1 का है। अगर 80% है नॉरएड्रेनालिन तो 20% नॉरएड्रेनालिन होता है। नॉरएड्रेनालिन 20% इसलिए होता है कि ये बहुत इसका शॉर्ट स्टे है और ये इमीडिएट ये एड्रेनालिन में कन्वर्ट होता चला जाता है। हम अब तक यही जानते थे कि ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो यहाँ प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक फॉर्म में मौजूद हैं, ये अपने एक्सोनल टर्मिनल पर नॉरएड्रेनालिन का निर्माण करते हैं जो बाद में एड्रेनालिन में कन्वर्ट कर जाता है। ये बात सही है, न्यूरोसिक्रेशन तो है ही, लेकिन यह हार्मोन वहाँ से सिक्रीट होकर के स्टोर कहाँ होते हैं? पहले हम ये समझते थे कि ये क्रोमाफिन टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं और वहाँ से ब्लड साइनसेस में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टर्नर की अगर बात करें, एडिशन 1976 में स्पष्ट लिखा है कि इन दोनों हार्मोन के लिए स्पेशलिस्ट और स्पेसिफिक स्टोरिंग सेल होते हैं जहाँ पर ये दोनों हार्मोन स्टोर होते हैं।
जिसमें नॉरएपिनेफ्रिन स्टोर होता है उसे NE सेल्स कहते हैं, और जिसमें एपिनेफ्रिन स्टोर होता है उसे एपिनेफ्रिन सेल कहते हैं। यानी क्रोमाफिन से हटकर यह हार्मोन कैटेकोलामाइंस, खास करके एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, सेपरेट एंडोक्राइन सेल में स्टोर रहते हैं। और यह हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन ऑफ ट्रिपल F भी कहते हैं। फ्राइट डर, फाइट लड़ना, उछलना कूदना, फ्लाइट उछलना कूदना दौड़ना, ये तीनों स्थिति में आप देखेंगे जब आप रन करेंगे या आप दहशत से जुदा हो जाएंगे, डर जाएंगे या आप छलांग लगाएंगे, वैसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्या कारण है कि हार्ट बीट बढ़ जाता है इन तीनों एक्टिविटीज़ के अंदर? जब आप एक्टिव वर्क करते हैं तो एक्टिव वर्क करने के लिए उस पार्ट को, बॉडी पार्ट को एनर्जी चाहिए, इमीडिएट एनर्जी चाहिए। इमीडिएट एनर्जी के लिए उसको इमीडिएट ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। और ये जब हार्मोन रिलीज होते हैं तो यह ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। हार्ट जितना ज़्यादा क्विकली पंप करेगा उतने ही ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन को मिलेंगे और तब वो अपने कार्य को संपादित कर पाएगा। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसी स्थिति में बॉडी पार्ट्स या मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं और उनको इमीडिएट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तब वहाँ पर एनारोबिक रिएक्शन हो जाएगा और ऑक्सीजन के अभाव में वहाँ पर लैक्टिक एसिड बन जाएगा, ऑक्सीजन एस्केप कर जाएगा और उस इंसान की मृत्यु हो सकती है। अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा कि प्रवासी मजदूर जो दूर दूर तक पैदल की सफ़र कर रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं अपने कैपेसिटी से बियॉन्ड, तो वैसी स्थिति में जब आप ज़्यादा दूर चलेंगे और दौड़ेंगे या साइकिलिंग करेंगे, जिसके वजह से आपके शरीर का मसल का संकुचन बढ़ जाएगा, और जब मसल का संकुचन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वहाँ से ऑक्सीजन एस्केप कर जाएगा मसल से, और जब एस्केप कर जाएगा तो वहाँ लैक्टिक एसिड बन जाएगा और ऑक्सीजन के अभाव में वो टिश्यू या सेल डेड हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो सकती है। और यही हो रहा है, प्रैक्टिकली आपने महसूस किया होगा और न्यूज़ चैनलों पे इस चीज़ को सुना होगा। लैक्टिक एसिड की डिस्कवरी भी इस तरह से हुई। लैक्टिक एसिड का डिस्कवरर वो अपने संवाद को लेकर एक एथलीट था, जो दौड़ता गया और एक महाराजा को उसको सूचना देनी थी, दूसरे मुल्क उसके पर अटैक करने वाला था। वो काफ़ी दूर सफ़र तय किया और दौड़ते दौड़ते वहाँ जाता है राजा के पास और गिरकर बेहोश हो जाता है। संवाद देकर जब उसकी जांच होती है तो उसके शरीर में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव पाया जाता है और लैक्टिक एसिड भरा पाया जाता है, और यहीं से लैक्टिक एसिड की जो है वो खोज हुई। तो ये है इमरजेंसी हार्मोन का योगदान, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि इस हार्मोन की सिंथेसिस ब्रेन में भी होती है, वहाँ से भी इसकी आपूर्ति हो जाती है। और आप देखें कि यहाँ मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम